हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक और लेसन पढ़ने वाले हैं। ये है हिंदी लोक भारती का 10वां लेसन ठेस, और ये कक्षा 10वीं का है। ठेस ठेस का अर्थ क्या होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोई भी लेसन या कोई भी पाठ अगर आप शुरू करते हैं तो आपको उससे पहले उसका जो शीर्षक होता है उसका अर्थ जानना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप अर्थ का मतलब समझ गए तो आपको आगे कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ठेस ठेस का अर्थ होता है किसी को दुखी करना, या किसी को जानबूझकर किसी को बुरा भला कहना, या फिर उसके दिल को चोट पहुंचाना, उसे ही ठेस कहा जाता है। यानी उसको दुखी करना, इसे ही ठेस कहते हैं। और जो इसकी लेखिका है, लेखक है, वह है फणीश्वरात रेणु। और उनका परिचय हम देख लेते हैं। उनका परिचय इस प्रकार है कि उनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। उनका परिचय हिंदी कथाधार का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। और आपकी कहानियों और उपन्यासों में आलंचित जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। और उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में से है जैसे मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, जुलूस, एक आदमी रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, ऋण, जल, धन, जल, नेपाली क्रांतिकारी आदि। ये जो उनकी कुछ लिखे हुए कुछ प्रमुख कृतियों में से है। अभी हम देख लेते हैं। हम इस पाठ का आज अध्ययन करने वाले हैं ठेस। तो आपको मैं इसमें एक विस्तार में इस पूरे पाठ का वर्णन देना चाहता हूं कि इस पूरे पाठ में आप क्या समझेंगे और आपको क्या इसमें सीख मिलेगी। ये जो प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र यानी सिरचन है, जो एक स्वाभिमानी कारीगर है। वह अपने परिवार में अकेला है, उसकी पत्नी एवं बच्चे इस दुनिया में नहीं है। और सिल, पट्टी, चीक और कारीगरी की चीजें बनाना उसका काम है। आजकल इस काम को समाज के निरंकारी समाज समझा जाता है और गांव वाले उसे, और जो सिरचन होता है उसे बहुत ही कामचोर समझते हैं, मुफ्त को और चटोर समझते हैं। यानी जो सिरचन होता है वो अगर कहीं काम के लिए जाता है तो उसे पहले भोजन करने के लिए चाहिए। वो कहता है कि आप लोग मुझे पेट भर भोजन करा दीजिए, मैं आपसे काम के पैसे नहीं लूंगा। इसीलिए लोग उसे मुफ्तखोर और चटोर भी कहा करते थे। गांव में किसी को भी उसके कारीगरी की जरूरत होती थी तो तब उसे बड़े प्यार से बुलाया जाता था, उसे खाना पीना दिया जाता था और अन्यथा उसे कोई पूछता नहीं था। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि एक मजदूर किस प्रकार होता है। जब काम की जरूरत होती है तब कैसे बड़े बड़े लोग मजदूरों के सामने जाकर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु जब काम उनका निकल जाता है तो मजदूरों को देखते तक नहीं, उनका हाल तक नहीं पूछते। ऐसे ही हालत सिरचन की भी थी। उसे गांव में लोग अगर कोई काम है तो अच्छे से बुलाते थे, उसका अच्छे से स्वागत, खाना पीना करते थे, परंतु जब काम निकल जाता था तो उसे कोई पूछता भी नहीं था। लेखक की छोटी बहन मानू पहली बार ससुराल जा रही थी। उस वक्त उसके दूल्हे ने चीक और शीतल पाटियों की मांग की थी, इसीलिए सिरचन को लेखक के घर पर बुलाया जाता है। यानी जो लेखक है उन्होंने उनकी जो बहन आई थी उनके घर, फिर उसकी बहन ने उनसे मांग की कि मुझे एक चीक और एक शीतल पाटी चाहिए। तो पूरे गांव में एक सिरचन ही था जो बहुत ही कारीगर था ये सब बनाने में। तो उन्होंने सोचा कि हम सिरचन को बुलाएंगे। उसे चिवड़ा और गुड़ खाने के लिए दिया जाता है। लेखक की मंजली भाभी उसके सामने बूंदिया सूप में फेंक कर जाती है, तब वो उसके मायके पर व्यंग कसता है जिससे वह रोने लगती है। इस कारण मंजली भाभी उसके सामने बुर्दियो सूप में फेंक कर जाती है, तब वह उसके मायके में व्यंग करता है। यानी अगर आप किसी के सामने खाना फेंकते हो तो वो आदमी को ठेस पहुंचता है। उसी प्रकार सिरचन को भी जब उसके सामने उसकी भाभी ने सूप में खाना ऐसे डाल दिया जैसे किसी जानवर को डालते हैं, तब उसे बहुत ठेस हुआ। तब इस बात से उसने उसके जो मायके है उस पे एक छोटा सा व्यंग कर दिया, जिस कारण जो उसकी भाभी थी वह रोने लगी थी। इस कारण जो लेखक की चाची थी उनको गुस्सा आ गया और वह सिरचन को भला बुरा कहकर उनका अपमान करती थी। सिरचन इस अपमान को सही नहीं पाता, वहां से उठकर और काम अधूरा छोड़कर सिरचन अपने घर चला जाता है। यानी
आप आदमी को अगर आप लिमिट से ज्यादा अगर परेशान करोगे तो आदमी कभी आपका साथ नहीं देगा। इसी प्रकार सिरचन था, भले ही लोग उसे चटोर कहते थे परंतु उसका भी एक स्वाभिमान था। अगर उस स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो सिरचन को अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह लेखक के घर में जो उसकी चाची थी, उन्होंने उसे बहुत ही भला बुरा कहा, जिस कारण उसे बहुत ही ठेस पहुंचा और वह वहां से उठकर चला गया। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी बैठने के बाद सिरचन अपने सारी चीजें बनाकर ले आता है और मानू को दे देता है। सिरचन वहां जाने के बाद सब एकदम चिंतित हो जाते हैं कि जो उन्होंने उसे ऑर्डर दिया है चीक और शीतल पार्टी की, वो तैयार हो पाएगी कि नहीं, कि वो अपनी बेटी को दे पाएंगे कि नहीं। परंतु जब रेलवे स्टेशन पर गाड़ी आ जाती है तब तक वह नहीं पहुंचता सिरचन सिलपट्टी और चीक लेकर। परंतु जैसे ही गाड़ी आकर खड़ी होती है वह वहां पर दिखाई देता है और उसके हाथ में वह सिल पार्टी और चीक भी रहती है और मानू को देता है। मानू इसके बदले उसे धोती खरीदने के लिए पैसे देना चाहती है, लेकिन वह पैसे लेने से इनकार कर देता है। यहाँ पर उसने सिरचन के स्वाभिमानी होने का पता चलता है। यानी सिरचन ऐसा व्यक्ति नहीं था कि वो पैसों के लिए काम करता हो, परंतु वो जब भी काम करता था वो पूरा अपना 100% देता था और उसका काम भी एकदम चौकस होता था। इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में की स्पष्टता से इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें उन्होंने किस किस का वर्णन किया है और क्या क्या हुआ है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते थे, इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था सिरचन को। क्या होगा उसे बुलाकर, ऐसा लोग सोचते थे कि सिरचन जो है वह मुफ्तखोर है और चटोर है। वह ऐसे जो मेहनत वाले काम है खेती बाड़ी के वो उससे नहीं होगा। इस कारण जो गांव के लोग थे वो भी उसे पूछते नहीं थे और ना ही किसी काम के लिए उसे बुलाते थे। दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ता है। पंगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी है तो और बात है। क्योंकि लोग उसे इस प्रकार नहीं बुलाते थे क्योंकि वो अपने काम को लेकर थोड़ा आलसीपन था, यानी उसमें थोड़ा आलस था। वो अपने काम को लेकर एकदम चौकस नहीं रहता था और काम को अपने दिल से नहीं कर पाता था। इस कारण अगर कोई लोग उसे बुलाते भी थे तो सभी आधा काम हो जाने के बाद सिरचन धीरे धीरे धीमे धीमे पहुंचता था काम करने के लिए। इस कारण जो लोगों में नाराजगी थी उसके प्रति और बढ़ जाती थी। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कमजोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकलकर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है, शहर से सिरचन के एक जोड़ा चीक बनाकर भेज दो। यानी जो सिरचन था पूरे गांव में एक समय एकदम लोकप्रिय था क्योंकि जो उसकी कारीगरी थी चीक बनाने की, सिलपट्टा बनाने की, वो पूरे गांव में किसी को नहीं आती थी। इसी कारण लोग उसकी खुशामद भी किया करते थे एक समय और उसे बहुत ही मान सम्मान भी दिया करते थे। परंतु ऐसा क्या हुआ, अब हम पढ़ेंगे कि लोग उसे चटोर और मुफ्तखोर समझने लगे हैं। मुझे याद है मेरी माँ जब कहीं सिरचन को बुलाने के लिए कहती थी, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। यानी जो उसकी खाने की आदत थी, लोग उसके खाने की आदत से बहुत ही अवगत थे, इसीलिए लोगों को पता था कि अगर सिरचन यहाँ पे आएगा तो उसे खाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन चाहिए। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पचानंद चौधरी के छोटे लड़कियों को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है तो इमली का रस डालकर कढ़ी तो इस मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाना सीखी है। यानी वो सिरचन इस प्रकार का व्यक्ति था कि अगर उसे खाना पसंद नहीं आया, अगर आपने उसे खाने का वादा किया है, अगर आपने उस प्रकार का उसे खाना नहीं परोसा तो वो आपकी बेइज्जती करने में थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं था। इसीलिए लोग उसके स्वभाव से थोड़ा परेशान भी रहने लगे थे। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलक्स कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से सामान भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है।
मोती की शीतल पाटी के लिए। यानी जो सिरचन का जो व्यवसाय था शीतल पाटी बनाना, चिक बनाना, ये उसी काम के लिए वो पूरे गांव में फेमस था। इसीलिए जो सभी गांव वाले हैं उसे अपने घर पर बुलाया करते थे। उसी प्रकार जो लेखक है उन्होंने भी अपने घर पर इसी तरह उसे सिरचन को बुलाया था। सिरचन अपनी पनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। यानी सिरचन ऐसा बोलता है कि आपने काम के लिए बुलाया इस कारण मैं नहीं आया, परंतु जो आप घी क्या वो खखोरन बना रही है उसकी सुगंध से मैं यहाँ पर खींचा खींचा चला आया हूँ। मुझे इस जो शादी के मौसम में मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिलता कि आपके यहाँ आ पाऊं। सिरचन जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंगों को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने का पूरा दिन समाप्त हो जाता। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरफ उपकारता उठता, फिर किसी दूसरे के करवा लीजिए काम, सिरचन मुंहजोर है कमजोर नहीं। यानी सिरचन इस प्रकार का व्यक्ति था, अगर उसे कोई परेशान करता था या फिर उसके काम में कोई बाधा अटकाता था तो वो बहुत ही नाराज हो जाता था और वो काम को छोड़ने की धमकी देता था। ऐसे ही लोग उसे कामचोर ये नहीं कहा करते थे। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। यानी सिरचन इस प्रकार के व्यक्ति था, वह खाने के साथ साथ वो अपने जो उसकी जो प्रतिष्ठा थी या जो उसका सम्मान था उसे भी वो नहीं खोना चाहता था। यदि उसके बारे में कोई भला बुरा कह दे तो उसे तुरंत थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था और वह काम छोड़ने की धमकी देता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते थे। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो तब सिरचन को बुलाओ, तुम दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई खत्म, काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो बस अधक पाली दर्द में माथा टंटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। यानी मैंने जिस प्रकार कहा था कि सिरचन को खाने का बहुत ही शौक था, अगर आपको उसे बुलाना है तो आपको उसके लिए एकदम अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखने होंगे, तभी उसको बुलाइए। वह दुम हिलाता है यानी आप बिना किसी सवाल के वो आपके यहाँ पे आ जाएगा। परंतु अगर आपने उसके खाने में थोड़ी भी सख्ती बरती या फिर उसे अच्छा अच्छा खाना नहीं दिया तो आपके काम को भी अच्छे तरीके से नहीं करेगा और आधा अधूरा छोड़कर चले जाएगा और फिर दूसरे दिन करने का वादा कर वह कभी भी काम पूरा नहीं करेगा। ऐसा ही लोगों का मानना था। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पट्टी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोड़े, चूसी चुन्नी रखने के लिए मूछ की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह की बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई भी नहीं जानता था। यानी मैंने जिस प्रकार कहा कि सिरचन एक ऐसा व्यक्ति था जो गांव में अपनी कारीगरी को लेकर बहुत मशहूर था और वैसी कारीगरी गांव के अन्य लोग नहीं जानते थे, इसीलिए लोगों को मजबूरी में ही सिरचन को बुलाना पड़ता था और जो उसकी जो भी मांगे थी यानी जो भी उसको खाना पसंद था या जिस प्रकार का उसको व्यंजन चाहिए था लोग उसे देते थे, उसे मना नहीं करते थे। ये दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम यानी जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। यानी लोग गांव में इस काम को ऐसा समझते थे कि जिस प्रकार शहरों में कामों के बदले पैसे मिलते हैं या मजदूरी मिलती है, गांव में लोग समझते थे कि ये आदमी आएगा, व्यक्ति आएगा और काम करेगा, इसको पेट भर खाना खिला देंगे और जाते समय कोई पुराना कपड़ा दे देंगे तो वह खुश हो जाएगा और कुछ बोलेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं है। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवा भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराते जवाब दिया।
यानी सिरचन एक ऐसा प्रकार का व्यक्ति था कि लोग भले ही ये सोचे कि ऐसे काम करने वाले को पेट भर खाना खिला दे या जाते समय एक पुराना कपड़ा दे दे तो वह मान जाएगा, परंतु सिरचन ऐसा नहीं था। वह अपनी जो मेहनत था उसका मेहनताना पूरा अच्छे से वसूल करता था। अगर कोई इसमें टालमेल करे तो उसे जवाब भी देना उसे बहुत अच्छी तरह आता था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है। मानू के जो साथ मिठाई की पतीली ना आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। यानी इसमें हमने जिस प्रकार कहा था कि लेखक की जो बेटी है वो वहां पर आती है और वो वहां पे एक उन्होंने फरमाइश की है कि मुझे आप भले ही एकदम टोकरी भर के मिठाई ना दो, परंतु मुझे 1 चीक और शीतल पार्टी भेंट कर दो, मैं उसी में खुश हो जाऊंगी। और इस कारण जो सिरचन था वैसे ही उस काम में एकदम लोकप्रिय था, इसीलिए उन्होंने सिरचन को उस काम के लिए बुलाया और उसे कहा कि तू मेरा अगर काम अच्छे से कर देगा तो मैं इस बार तुझे नई धोती दूंगी, वो भी असली मोहर छाप वाली, यानी ब्रांडेड और अधिक पैसों वाली तुझे धोती दूंगी। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिली और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने लगा। 1.5 हाथ की बनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। यानी उसके काम पर पूरे गांव वालों को भरोसा था कि अगर वो मन लगाकर कोई भी काम करेगा तो उसे कोई फेल नहीं कर सकता और उसके काम को कोई पीछे कर नहीं सकता। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ में बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन ने कानों पर बात पड़ गई, बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरानी। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसीलिए मैं उसका काम करके दे रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरी बेटी समान है। ऐसा सिरचन कहता है कि अगर आप मुझे मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर रेशमी कपड़े भी दोगे तो भी मैं आपका ऐसा काम करके नहीं दूंगा। मजली भाभी का जो मुंह था एकदम लटक सा गया। मेरी चाची ने फुसफुसार कर कहा, किससे बात कर रही हो बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई खो जाने को जो खाने को मिलेगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जमाकर उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक के सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। यानी सिरचन इतनी मेहनत से काम कर रहा था, इतनी लगन से काम कर रहा था, फिर भी जो बहुरानी थी उन्होंने सूप में उसे सिर्फ सूखा चिवड़ा और गुड़ ही भेजा था। और ये लेखक ये देखकर बहुत तुरंत भागकर अपनी माँ के पास गए और कहने लगे कि सिरचन को आज कलेवा किसने दिया है। यह देखकर सिरचन बहुत ही गुस्सा हो गया है और ऐसा कलेवा सिरचन नहीं खाता। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदियों क्यों नहीं देती? यानी जो सिरचन था वो खाने पीने का वैसे ही शौकीन था। वह चिवड़ा और गुड़ देखकर बहुत ही उदास हो गया था और थोड़ा गुस्सा भी हो गया। फिर माँ ने उससे कहा कि मैं पकवान बना रही हूँ, तुम उसमें से जो बूंदिया है उसे दे दो। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह से चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर वो चली गई। यानी सिरचन के मना करने के बाद भी जो खाना था उन्होंने उसके सूप में फेंक दिया और ये किसी को खाना देने का सबसे गलत तरीका है। और इस तरीके को देखकर जो सिरचन था वो बहुत ही क्रोधी हो गया और सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, आपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?
बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। यानी जिस तरह जो मंजली भाभी थी उसके सूप में जो बूंदिया थी वो फेंकती है, यह बात सिरचन को अच्छी नहीं लगती है। इस कारण जो सिरचन है उसके मायके पर जो एक छोटा सा व्यंग्य कर देता है कि आपके मायके से जो मिठाई आती है क्या आप भी इसी तरह बांटती फिरती हो, यानी आप इसी तरह फेंक देती हो। इस तरह जो बहुरानी थी, मंजली भाभी थी, वह रोने लगती है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी ने नैहर ससुराल की बात क्यों कहेगा वो, ऐसा वह कहने लगी। जो मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत है, जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, यानी तुम मेरी किसी भी बहू को कुछ मत बोलो, ऐसा वह कहने लगी। सिरचन का मुंह था एकदम लाल हो गया था गुस्से से। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन ने देती हुई इधर उधर देखने लगी। सिरचन दादा, कामकाज पर घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत देना, ऐसा वह कहने लगी कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं और आपको यहाँ पे बहुत से लोग नहीं जानते, इसीलिए आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। और जहाँ पे 5 तरह के लोग रहेंगे वहां पे 5 तरह की बातें तो होगी ही, ऐसा वह समझाने लगी। सिरचन ने मुस्कुराते पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घुरते देखा। कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा निकालो, बहुत दिन हुए हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धधक उठा, हो गया सत्यानाश। यानी जो उनकी चाची थी वो बहुत ही बड़बोली थी। इसी प्रकार सिरचन को पान खाते हुए कहने लगी कि क्या तुम घर में भी ऐसे पान और जर्दा खाते हो। तो सिरचन को इस बात का बहुत ही बुरा लगा और वह एकदम कलेजा उसका धधक उठा। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल आया। यानी चाची की जो बात थी उससे बहुत ही बुरी लगी थी और इस बात को सुनकर जो सिरचन था वो बहुत ही क्रोधित हो गया था और वह वहां से निकल आया अपना सारा काम छोड़कर। जितने भी उसके औजार थे वो अपने औजार लेकर वहां से निकल आया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। 7 तारे मंद पड़ गए। यानी जिस मानू के लिए जो सिरचन था उतनी मेहनत कर रहा था, वह उसे देखकर बहुत ही बुरा लगा कि जो सिरचन है उसे किसी ने कुछ बोल दिया और वहां से चला गया। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक पट्टी हुई सिलपट्टी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं भी ऐसी दुर्दशा भुगता क्या। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। यानी जो सिरचन था इतना दुखी हो गया था कि जो उसके जो पत्नी थी और उसके जो बेटे बेटियों थी वह उनके पास कोई भी उसके नहीं था, यानी वह अकेला था, यानी सबकी मृत्यु हो गई थी और यही सोचकर वो बहुत ही उदास था। और ऐसे में जो वहाँ लेखक है उसके पास जाते हैं तो वह कहता है कि बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मुझे बार बार सुनना पड़े। आप अपनी मोहर छाप वाली धोती किसी और को दे दे, मुझे ये धोती नहीं चाहिए, मैं इस धोती का क्या करूंगा। अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट गया, समझ गया कलाकार के दिल के में ठोस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट कर झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप
नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर पर न लग जाए इससे भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मनी मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची ने सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ कमजोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़कर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, यानी जिस प्रकार हमने इसका शीर्षक पढ़ा था, यानी संदर्भ में एकदम संक्षिप्त में हम देख रहे हैं कि किस तरह सिरचन क्यों जो उसकी छोटी मानू थी उसके लिए उसने अपने घर पर ही उसके लिए एक चीक और ये बनाकर उस पे प्लेटफॉर्म पर देने के लिए आया था और वह भागते हुए आ रहा था। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्या है? मैंने खिड़की के गर्दन निकाली। खिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा और दौड़ता हुआ आया। दरवाजा खोलिए मानू दीदी, कहाँ है? एक बार देखे। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हल्काते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दादी दीदी। शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुछ की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छापोली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रोने लगी। यानी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि सिरचन कितना अच्छा आदमी है। वह कभी खाने के लिए या फिर किसी चीज के लिए वह काम के लिए नहीं आता, परंतु उससे एक लगाव जुड़ा है, इसीलिए वह काम पर आता है। यानी उसको अपना काम इतना पसंद है कि वो उसे अपने पूरे मन से करता है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदे का ऐसा काम पहली बार देखा है। यानी लेखक को भी उसके काम को देखकर इतना अच्छा लगा कि लेखक भी सोचने लगे कि इसके काम में इतनी बारीकी और इतनी कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी है। और ये जो कहानी है ये फणीश्वरनाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों से ली गई है और इसमें कुछ शब्द संपदा दिए गए हैं, जैसे बेगार, बिना मजदूरी दिए जबरदस्ती लिया गया काम। मड़ैया यानी झोपड़ी। चीक यानी बांस की तितलियों का बना हुआ पर्दा। मोथी यानी एक प्रकार की घास। शीतल पाटी यानी चटाई। मूंज यानी एक प्रकार का तृण घास। कलेवा यानी नाश्ता। और इसमें कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे मुंह लाल होना, क्रोधित होना, ठेस लगना, दुखी होना, बुरा अनुभव होना। और फुट फुट का रोना का अर्थ है जोर जोर से रोना। मुंह लटकाना का मतलब है निराश होना। अगर आपको ये जो कहानी है अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।